नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देश की बात में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। मॉनसून सत्र के लिए मोदी सरकार ने कसी कमर। लोकसभा में कई अहम बिल पेश कर सकती है सरकार। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर। संभव मॉनसून सत्र से पहले पीएम के मंत्रियों संग बैठक। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। मॉनसून सत्र में विधेयक लाने की अपील। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। उड़ीसा विधानसभा से बाहर बवाल। छात्रा की मौत के बाद भड़का गुस्सा। पुलिस ने किया आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। बीजत से बालासोर बंद का किया आह्वान। दिल्ली के 5 स्कूलों को बम के मिली धमकी। 3 दिन में 10 स्कूलों और एक कॉलेज को आया धमकी भरा मेल। जांच में कुछ नहीं मिला। राजस्थान में भारी बारिश। 2 दिन में कई लोगों की मौत। बिहार में बाढ़ के हालात। मुंगेर गयाजी में पुल बहा। वाराणसी में 84 घाट डूबे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की कृषि बैठक और ऊर्जा से बड़े 3 फैसले लिए गए। ये फैसले देश के 100 कृषि जिलों के विकास और ग्रीन एनर्जी नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीटिंग के बाद इन फैसलों की जानकारी दी। पहला, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। दूसरा, एनटीपीसी को 20,000 करोड़ की मंजूरी। तीसरा, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ की मंजूरी दी गई। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर एक प्रस्ताव पारित किया है। यह पूरे देश के लिए गौरव और खुशी का अवसर है। खबर रेवाड़ी के बवाल में। धोबी का काम करने वाले एक शख्स अपनी पत्नी व 5 वर्षीय बेटे के साथ स्कूटी पर सवार होकर बवाल से दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित आसलवास के पास दूसरी तरफ से आ रहा ओवर स्पीड ट्राला अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ता हुआ उनकी तरफ आ गया। ट्राले ने स्कूटी सवार पूरे परिवार को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्राला परिवार मौके से भाग गया। हादसा और भी बड़ा हो सकता था क्योंकि दुर्घटना के बाद ट्रोला एक ढाबे के दीवार से टकराकर रुक गया, वरना दीवार के उस पार ढाबे और सो रहे कर्मचारी भी उसका शिकार हो सकते थे। सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रॉला चालक की तलाश में अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। परिवार दिल्ली का रहने वाला था। दर्दनाक हादसे का शिकार बने दिल्ली के रघुवीरपुरा के अमित। उसकी पत्नी राखी 8 माह की गर्भवती थी। वहीं 5 साल के बेटे ने भी उनके साथ ही दर्दनाक हादसे पर मौके पर ही उसके साथ दम तोड़ दिया। चतरा है, मेरे फादर का नाम बीस सिंह चतरा। मेरा छोटा भाई था अमित चतरा, वो रेवाड़ी में किसी काम से आए थे। उनका बहुत दुर्भाग्यकारी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक उनका 5 साल का बेटा था, मेरा भाई था, उसकी वाइफ और वाइफ के पेट में 8 महीने का बच्चा था। तो सर सारे उनका स्कूल खत्म हो गया। खबर अमृतसर से है, जहां किसान मजदूर संघर्ष समिति ने पंजाब के 14 जिलों में बिजली निजीकरण, लैंड पूलिंग नीति और फ्री ट्रेड समझौते के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सरवन सिंह पंधेर और रणजीत सिंह कलेर बाला के नेतृत्व में समिति पदाधिकारियों और स्वयंसेवियों ने बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना दिया। नेताओं ने आरोप लगाया है कि पंजाब की आप सरकार केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलकर निजी कंपनियों का फायदा पहुंचा रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रीपेड मीटर और बिजली संशोधन बिल 2025 को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और महिलाओं की सहभागिता देखने को मिल रही है। नगर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 2 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਖਰੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ, ਪਾਣੀ भी कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। खबर बेमित्र जिले के बेरला रोड स्थित राजीव गांधी भवन से है, जहां कांग्रेस के पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वो पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। आरोप लगाया गया है कि 1.5 साल में अभी चौथी बार बिजली की दरें बढ़ाकर भाजपा सरकार ने जनता की जेब पर डाका डाला है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि यह सरकार किसानों, गरीबों और आम जनता की कमर तोड़ रही है। भाजपा की नीति उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है और बोझ जनता पर डाला जाता है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब 65 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 3240 करोड़ की सब्सिडी दी गई, किसानों को 5 HP तक बिजली मुफ्त और BPL परिवारों को 40 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती थी। वहीं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा है कि कोयला, पानी, जमीन जब छत्तीसगढ़ का है, फिर जनता में इतनी महंगी बिजली क्यों? सरकार सिर्फ उद्योगपति की जेब भर रही है। छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली माननीय विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा लगातार विद्युत के टैरिफ में वृद्धि की जा रही है। ये चौथी बार हुआ है। इस बार 8% से लेकर 20% तक की वृद्धि की गई है। ये आम उपभोक्ताओं पे ये बहुत बड़ी भार है। महंगाई के जमाने में विद्युत मंडल आखिर ये वृद्धि क्यों कर रहा है, सरकार इसका उत्तर नहीं दे पा रही है। आप विद्युत सुविधाओं का विस्तार करेंगे कि केवल कर्ज में डूबते जा रही छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के कर्ज घाटे को पूरा करने के लिए आप ये वृद्धि कर रहे हैं। और खबर कांकेर से है, जहां बिजली दरों की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। कांग्रेसियों का कहना है कि 1.5 साल में भाजपा सरकार ने कई बार बिजली दरें बढ़ाकर आम जनता की जेब पर चोट की है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जहां 10 से 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई है, वहीं किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट का लोड बढ़ा है। बुधवार को इसी मुद्दे को लेकर पंखाजूर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बिजली दफ्तर का घेराव किया। कांग्रेस के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष राजदीप हालादार ने सत्तारूढ़ भाजपा पर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप भी लगाया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, मात्र 1.5 साल की सरकार में इन्होंने 4 बार बिजली का दाम बढ़ा, जबकि कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल हाफ हुआ करती थी और लगातार ये बिजली बिल बढ़ा रहे हैं। इसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया है और ये भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सीधा साजिश है। एक तरफ मैतारी वंदन के नाम से हमारे माता बहनों को, महिलाओं को खाते में उनका पैसा दे रही है हर महीने, लेकिन उसके इधर से दूसरे तरीके से बिजली के नाम से और अन्य कई योजनाओं के नाम से उन पैसों को वापस लेने का काम कर रही है। और खबर दुर्ग से है, जहां भाजपा सरकार पर आम जन के पैसे से डकैती करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को राजीव भवन में पत्रकार वार्ता की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने कहा है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रदेश की जनता से लूटी जा रही है रकम। उन्होंने भाजपा सरकार पर रोजगार देने में विफल रहने, शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और नई शराब भट्टियां खोलने के आरोप भी लगाए। इस मौके पर बदरुद्दीन कुरैशी और राजेंद्र साहू और राकेश राठौर सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर आंदोलन कर जनता के मुद्दे को उठाएगा और भाजपा की नीतियों का विरोध जारी रहेगा। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार युक्तियुक्तकरण की आड़ में युवाओं का हक छीन रही है। कांग्रेस ने इसे प्रदेश की जनता के साथ अन्याय बताया। पहले हमने कई विरोध किए। आज कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खुश नहीं है। चाहे हम मजदूर की बात करें, इसके पहले मनरेगा के लिए हमने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किए थे। बच्चे जो स्टूडेंट है उनके साथ गलत किया जा रहा है। शिक्षक हो गए युक्तियुक्तकरण के लिए हमने शिक्षा अधिकारी का जिला स्तरीय घेराव किया था। वैसी हर वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार से परेशान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपया महतारी वंदन देने की बात करती है, दूसरे तरफ से हर परिवार से 5000 रुपया लूटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार
कर रही है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने आज 18 महीने हो गए। इन 18 महीनों में प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं और आम उपभोक्ता परेशान है। स्कूल के बच्चे तक परेशान है। इस सरकार को किसी की चिंता नहीं है। अगर उसको है, इस सरकार को है, तो उनको खुद अपनी चिंता है। अपनी चिंता में ये सरकार लगी हुई है। अभी जो मेन पार्ट में जो उन्होंने शिविर किया, उसमें करोड़ों रुपए की राशि बर्बाद हुई है। अरे ये राशि आप गरीबों के लिए करते, लोगों की भलाई के लिए करते, स्कूल बनाते तो उसका फायदा मिलता। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा में सैकड़ों एनएचएम कार्यकर्ताओं ने आज 10 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकालने के बाद कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। दरअसल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत करीब 16,000 कार्यकर्ता कार्यरत हैं। वो जो कार्य संपादन करते हुए लंबे समय से 10 मांगे पूरी करने को सरकार से मांग करते आ रहे हैं। एचएम कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं में जुड़े हर काम करते हैं, लेकिन इन्हें शासकीय कर्मचारी की तरह लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिविलियन स्थायीकरण अब तक नहीं किया गया है। 27% वेतन वृद्धि भी अभी तक नहीं लंबित है। इन्हीं समस्याओं को निस्तारित करने के लिए आज उन्होंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन भेजकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा कुछ मांगे हैं और जिसमें उनके द्वारा जो ज्ञापन है प्रदाय किया गया वो ले लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ पहुँचा दिया जाएगा हमारी ओर से। क्या मांगे? मांगे इसमें पूरा काफ़ी लंबे कई मांगे हैं, उनमें 8-10 पॉइंट में है। हम लोग अभी एनएचएम कर्मचारी संघ पूरे प्रांत में 10 तारीख से हड़ताल का घोषणा कर चुके हैं। 10 तारीख से हमारी कुछ चीजें जो हम अपने अपने जिले स्तर पे कर रहे हैं, कभी विधायक को ज्ञापन देना, कभी काली पट्टी लगा करके विरोध करना, और 16 और 17 तारीख को हम लोगों का 2 दिवसीय हड़ताल रखा गया है, जो कि पूरा प्रांतीय स्तर पे रखा गया है। 16 तारीख को हम अपने अपने जिले में ज्ञापन सौंपेंगे रैली के माध्यम से, थाली ताली बजा करके, और कलेक्टर सर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के। खबर कांकेर से है, जहां पंखजूर के संत उइके को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए मजबूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पद से नवाजा गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बताते चलें कि इससे पहले ये शिवसेना में रहते हुए सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि यह बदलाव न सिर्फ पंखजूर व कांकेर में बदलाव दिखाएगा, बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। शिवसेना का महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अपनी पूरी महिला टीम के साथ कांग्रेस प्रवेश किया है। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आने वाला समय में हमारे कांग्रेस को महिला विंग के आने से हमारी ताकत बढ़ेगी। देखिए, अब कांग्रेस उद्धव बाला साहब ठाकरे का तो देख ही रहे हैं, लगातार उनके जो शब्द हैं वो हिंदुत्व को भी ठेस पहुंचा रहे हैं और लगातार पार्टी टूटती ही जा रही है। और जैसे कि माना जाए कि आज महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है। जैसे बोलते हैं ना, एक क्षेत्रीय पार्टी होती है, वो क्षेत्रीय पार्टी वो महाराष्ट्र तक ही है। उन्होंने आज तक कभी भी छत्तीसगढ़ में आना उनका नहीं हुआ, ना ही कोई उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी हुए। तो ऐसे में प्रदेश के लेवल पे काम करना और आगे बढ़ना, टीम को देखना नहीं हो पाता है। खबर दुर्ग के सुरहाना कॉलेज में एनसीसी ऑफिसर द्वारा छात्रों के साथ की गई अश्लील हरकतों का मामला एक बार फिर तूल पर पकड़ता जा रहा है। 4 छात्राओं ने कॉलेज में कार्यरत एनसीसी ऑफिसर नीलेश तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए। कॉलेज प्रबंधन पर समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि 3 छात्राओं प्रबंधन के दबाव में शिकायत वापस ले चुकी हैं, लेकिन चौथी छात्र ने न्याय के लिए डटी रही और थाने में FIR दर्ज कराई। इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में NSUI कार्यकर्ताओं ने कॉलेज का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और प्रिंसिपल के इस्तीफे की भी मांग की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई।
NSUI के तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच। आप लिखित में एक ज्ञापन हमें दीजिए, हम इसे उचित माध्यम से कॉलेज प्रशासन और प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के 16,000 से अधिक संविदा कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने वाले हैं। हड़ताल से पहले दुर्ग जिले में कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी को ज्ञापन सौंपा और हड़ताल का शंखनाद किया। दुर्ग जिले में 800-850 से अधिक संविदा कर्मचारी नियमितकरण है, ग्रेड पे हैं और मेडिकल अवकाश और पब्लिक हेल्थ कैलेंडर की स्थापना है जैसे मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर आलोक वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 100 दिनों से समस्याओं के समाधान का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस हड़ताल से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। लोग ने ज्ञापन दिया है और 12 तारीख को पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको हमने जाके ज्ञापन दिया है। चूंकि मोदी की गारंटी में हमको 100 दिन में हमारे जो संविदा कर्मचारी भाई हैं NHM के, उनका समस्याओं का निवारण करने के लिए उसमें वादा किया गया था। इसी को याद दिलाने के लिए हम लोग पूरे विधायक और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनके पास गए थे। अभी उसके बाद हम लोग लगातार 7 दिन तक काली पट्टी लगा के पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें कि पहली है कि हम लोग को काम करते लगातार 20 साल हो चुका है और 20 साल छोटा वो नहीं होता, समय नहीं होता। और इसमें हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में हमारा संविलियन किया जाए। ग्रेड पे हमको नहीं मिला है, दूसरे राज्यों में ग्रेड पे अनुकंपा नियुक्ति, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं मिल चुकी है। तो ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। अगर नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें से प्रमुख ग्रेड पे का मांग और 27% वेतन जो कि लंबित है बहुत समय से, और हमारे जो संघ है उसकी प्रमुख मांग HR की कमी भी है, जिसकी भर्ती भी रुकी हुई है, उसके लिए भी है। और इसके तहत आपने देखा है कि पूरे प्रदेश में हमने जितने भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं उनको भी ज्ञापन सौंपा है। और इस बार की सबसे बड़ी बात यह है कि हर जिले के हर विधायक को जनप्रतिनिधियों ने हमसे लेटर लिखा है। और कितने लोग हैं? कुल 16,000 लोग हैं और वो लगभग सभी लोग। और खबर किशनगंज में जन स्वराज पार्टी के बदलाव सभा के आयोजन के दौरान अजीब हालात देखने को मिले। बहादुरगंज प्रखंड में आयोजित इस सभा में पहुंचे अधिकांश लोग यह तक नहीं जान पाए कि किस पार्टी की सभा में आए। कई लोगों ने बताया कि उन्हें सिर्फ खाने पीने और रुपए देने की बात सुनकर बुलाया गया, जबकि कुछ ने नेताओं को देखने के लिए होने की बात कही है। स्थानीय पत्रकारों ने सवाल पर जब सभा में मौजूद लोगों से सवाल किया तब भ्रमित नजर आए। राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस घटना की भीड़ जुटाने की कोशिश को प्रमाण बताया। वहीं बुद्धिजीवियों ने कहा है कि अब जनता भीड़ नहीं बल्कि समझदारी से चुनाव करती है। जनसुराज पार्टी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खबर धमतरी शहर के हटकेशर वार्ड में प्रस्तावित नालंदा ग्रंथालय भवन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय निवासियों ने सामुदायिक भवन प्रांगण में ग्रंथालय निर्माण के निर्णय का विरोध किया है। निवासियों का कहना है कि यह स्थानीय वर्षों से शादी, जन्मोत्सव, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जो सार्वजनिक हित में है। उन्होंने कहा है कि यह हटकेशर से यह भूखंड पहले चारगांव और निस्तारी योग्य था, जिसे शासन ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में तब्दील किया था। लोगों का कहना है कि वर्तमान में इस क्षेत्र का कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ग्रंथालय के लिए अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना चाहिए। इस संबंध में 14 जुलाई को कलेक्ट्रेट को एक निवेदन ज्ञापन भी सौंपा गया। इस सभा को निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह जन भावनाओं को देखते हुए क्या निर्णय लेती है। के विरोध में कुछ ग्रामवासी यहाँ पर आए हुए थे, तो उसको कमिश्नर नगर निगम को भेज दिया गया है। जो भी नियम होगा उसके तहत ही नालंदा परिसर के लिए आवंटित किया जाएगा। मैं भुवन लाल निर्मल हटकेसर वार्ड से हम सब लोग आए हुए हैं। वो क्या है कि हमारे वार्ड में नालंदा परिसर भवन का प्रस्तावित है और जिस जगह को शासन द्वारा या फिर महापौर के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिला है, जिस जगह में वो भवन निर्माण किया जाना है,
वो भवन अभी अभी मात्र 6 महीना पहले ही उसका लोकार्पण हुआ है और उस स्थान में हमारे वार्ड के तीनों वार्ड के लगभग यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद और सब छोटे तबके के लोगों का शादी विवाह, छठी बरी, ये पूरे कार्यक्रम उसी परिसर पर होते आ रहा है। वो परिसर बचा रहा है, इसके हम लोग मांग करने के लिए आए हैं। आज हम नालंदा परिसर के विषय में यहाँ पे आए थे कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए। आज वास्तविक में आज हटकेसर, शीतलापारा, सुभाष नगर में एक नालंदा परिसर आना और बनना हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है, लेकिन एक ऐसा जगह जहाँ पे सर्व समाज के लिए पूर्व में बहुत प्रयास कर एकमात्र ज़मीन वहाँ पे आरक्षित हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अन्य धर्म के लोग उस ज़मीन को वहाँ पे अपनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यही वार्ड वासियों के माध्यम से उस जगह को लड़ भीड़ कर वो एक सर्व समाज के लिए वहाँ पे आरक्षित कराया, जिसमें वहाँ पे लगभग 50 लाख रुपया का वहाँ पे भवन और आहता निर्माण बाउंड्री वॉल का कार्य हो चुका है। और सुनने को मिला है कि उसी जगह पे आज एक नालंदा परिसर वहाँ पे बनने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि उस जगह को आरक्षित ना करके, बना ना करके दूसरी जगह को चयन किया जाए, बनाया जाए और उस जगह को सर्व समाज के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाए। खबर धमतरी से है, जहां छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत कार्यरत करीब 16,000 संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किया गया था। ज्ञापन में कर्मचारियों के सिविलियन पब्लिक हेल्थ केंद्र की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, 27% वेतन वृद्धि, पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली, नियमित भर्ती से 50% आरक्षण, चिकित्सा अवकाश, मानवीय स्थानांतरण नीति, अनुकंपा नियुक्ति और 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा जैसी मांगे शामिल हैं। संघ ने HWC संघवारी की सेवाओं को निरंतर बनाए रखने और ROP में पद स्वीकृति की मांग की है। कोविड काल में कर्मचारियों के योगदान और स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों का हवाला देते हुए संघ ने मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की भी अपील की है। मैं CSC में हूँ। अभी तक हम लोग को बोले थे कि नियमितीकरण करवाएंगे करके, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है और उसी की मांग के लिए हम लोग एक दिन कर रहे हैं और मांग पूरा नहीं होगा तो फिर इससे आगे और कर सकते हैं। श्रीमती मीरा गौतम, एनएचएम। जी, क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हमारी भी मांगे हैं कि हम संविदा कर्मचारी हैं और 20 साल से हम कार्यरत हैं, तो हमको नियमित करें और 10 और हमारी मांगे हैं उनको वो पूरा करें। पहले भी मांग हुई है लेकिन सरकार सुन नहीं रही, क्या लगता है? वही तो सुन नहीं रही है, इसीलिए तो हम मांग करने के लिए आ रहे हैं और उनको जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुननी होगी, नहीं तो हमको आगे और मतलब ज़्यादा दिन के लिए करना पड़ेगा। अभी तो हम एक दिन के लिए कर रहे हैं और अगर आगे नहीं सुनती है तो हमको आगे नियमित इस हड़ताल को जारी रखना होगा। हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी 10 सूत्रीय मांगों को के संबंध में ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे संविलियन है। हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 से काम कर रहा है, लगभग 20 साल हो गए, अभी तक हम लोग अनियमित है संविदा में काम कर रहे हैं। यह मुख्य मांग हमारा संविलियन है। इसी के साथ ही हम लोग का जो सैलरी है वो बहुत कम है, तो इस संबंध में हम लोग ग्रेड पे निर्धारण के लिए आए हैं। ग्रेड पे का निर्धारण हो जाता, साथ में हमको बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलता, हमारे संबंध में स्थानांतरण नीति भी नहीं बनी है कि हमको स्थानांतरण नहीं मिलता, हमारे पास अवकाश में मेडिकल अवकाश भी नहीं है। हम इनकेस हमारा कोई तबीयत खराब होता है तो चिकित्सा परिचर्या का जो कुछ पैसा भी नहीं मिलता। इन्हीं हम लोग 10 सूत्री मांग को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। खबर बलरामपुर में एक 3 वर्षीय बालक अजय की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी राजू कोरवा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने बेटे की मिर्गी बीमारी ठीक करने के लिए महादानी देवता को आदमी बच्चा का बलि देने का मन बनाया था और इसी उद्देश्य से उसने अजय की हत्या की। आरोपी राजू कोरवा ने अजय को बहला फुसलाकर अपने घर में ले जाकर लोहे की छुरी से गर्दन काटकर हत्या कर दी और शव को बोरे में डालकर जला दिया और सिर को घर में छिपाकर रख दिया। बाद में उसे दफना भी दिया था। में सबाग निवासी प्रार्थी द्वारा थाना सामने में रिपोर्ट करवाया गया कि इनका जो 3 साल का बच्चा जो है वो कहीं गुम हो गया है और इसके
इसके तारतम्य में जब पता किया तो पता चला कि जो दंपति थे वो चटनिया तरफ गए हुए थे महुआ बीनने के लिए, और उसी वक्त जो है उनका बच्चा वहाँ से जो है वो गायब हुआ है। इसी के तारतम्य में सामरी थाना क्षेत्र के अंदर अपराध कायम कर विवेचना ली गई थी। विवेचना के तारतम्य में वहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी चटनिया गांव के आसपास, और वहाँ एक राजू कोरवा नामक व्यक्ति जो है वो उसके ऊपर शक होने पर उससे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही थी। खबर मुरैना से, जहां खाद्य संकट से परेशान किसान, संकट की किल्लत से किसान परेशान। सुबह 4 बजे से लाइनों में खड़े अन्नदाता। बारिश के बाद बोवानी के लिए खाद की जरूरत। ज़ोरा खाद वितरण केंद्र पर भारी भीड़ देखने को मिली। संकट की किल्लत से किसान परेशान। सुबह 4 बजे से लाइनों में खड़े रहते हैं अन्नदाता। बारिश के बाद बोवनी के लिए खाद की जरूरत। संकट की किल्लत से हैं किसान परेशान। सुबह 4 बजे से लाइनों में खड़े रहना पड़ता है अन्नदाताओं को। बारिश के बाद बोवनी के लिए खाद की जरूरत। ज़ोरा खाद वितरण केंद्र पर भारी भीड़। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मुरैना से, जहां बारिश से आफत। भारी बारिश से नदियां हुई उफान पर। आसान नदी में डूबा ट्रैक्टर। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पानी में खड़े होकर प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कैलारस से इलाके के भट्टपुरा गांव का यह मामला। पानी में खड़े होकर प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कैलारस से इलाके के भट्टपुरा गांव का यह मामला। मुरैना से भारी बारिश से आफत। भारी बारिश से नदियां हुई उफान पर। आसन नदी में डूबा ट्रैक्टर। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। खबर जबलपुर से है, जहां 11वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन 18 से 20 जुलाई तक भोपाल के विंग्स क्लब में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में जबलपुर के 25 युवा खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें 12 बालक और 13 बालिकाएं शामिल हैं। जिला जगिस्तु संघ के अध्यक्ष राजकुमार यादव टीम के कोच रहेंगे, जबकि निर्णायक मंडल में जयराज चौधरी भी शामिल होंगे। जबलपुर टीम 17 जुलाई को रात्रि 11 बजे जबलपुर से भोपाल के लिए रवाना होगी। जिला खेल अधिकारी आशीष पांडे सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी और अधिक पदक जीतने का आह्वान किया है। खिलाड़ियों में अनिकेत भदौरिया, मानवराज यादव, मयंक बरकड़े, अनविका बोरासी सहित कई युवा शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन जबलपुर का नाम रोशन करेगा।
खबर किशनगंज के बहादुरगंज में जनसभा के दौरान जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और पत्रकारों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। पत्रकार द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर आरोप के आधार को लेकर सवाल पूछे जाने पर प्रशांत किशोर भड़क उठे, उन्होंने पत्रकारों से बदसलूकी की और एक वरिष्ठ पत्रकार का माइक भी छीनने की कोशिश की। सवालों का जवाब देने में असमंजस दिखाते हुए उन्होंने कहा कि वे राजद को प्रवक्ता हैं और मनन के अनुसार ही जवाब देंगे। इस दौरान उनकी गाड़ी से उतरकर धक्का मुक्की भी हुई। इस घटना से पत्रकार बिरदारी में भारी नाराजगी फैली है। प्रशांत किशोर की इस हरकत पर सवाल उठ रहे हैं कि जो नेता बदलाव की बात करते हैं उनके यह व्यवहार कैसे लोकतंत्र के लिए उचित होगा। खबर सुपौल से है, जहां त्रिवेणीगंज में 7 जुलाई को फाइनेंस कंपनी के कर्मियों से हुई 5 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी शरत आरएस के निर्देश पर गठित टीम ने मधेपुर जिले के 3 आरोपी लल्टू कुमार, मंदन कुमार और कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी से लूट में इस्तेमाल बाइक, हेलमेट, कपड़े और मोबाइल बरामद हुए हैं। इससे पहले भी पुलिस ने 13 जुलाई को आरोपी नितेश कुमार को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों ने वारदात में शामिल होना स्वीकार किया है। दिनांक 7 तारीख को त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत स्टेनोस टेक्नोलॉजी एक फिनेंस कंपनी है, उसके कर्मचारी से लगभग 5 लाख के आसपास पैसा का लूट हुआ था। इस घटना का इम्पोर्टेंस देखते हुए एसडीपीओ त्रिवेणीगंज विकास कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस पर एसएचओ त्रिवेणीगंज और उसका अन्य पदाधिकारी और टेक्निकल सेल के सदस्य थे। ये सब मिलके काम कर रहे थे। टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, सीसीटीवी फुटेज सब खंगाला गया था। खबर साहिबगंज से है, जहां मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित होने के साथ रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। कल्याण चक रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर भारी जल जमाव हो गया है। इससे विभिन्न ट्रेनों का क्रॉसर देखने काफी धीमी गति से गंतव्य की ओर बढ़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारी न सिर्फ रेलवे ट्रैक की साफ सफाई करने में जुटे हैं, बल्कि लगातार नजर भी बना रखी है कि हालांकि फिलहाल रेल आवागमन जारी बना हुआ है। खबर हंसदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेवगढ़ गांव के समीप एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार भागलपुर से देवघर जा रहे थे बस। जैसे ही महादेवगढ़ उत्क्रमित मध्य विद्यालय के समीप पहुंची यात्री बस का चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी सूचना मिलते ही लोगों द्वारा हंसदिया पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी प्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट भिजवाया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। गनीमत रही कि बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। उस वक्त विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं विद्यालय में कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, नहीं तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। खबर हंसदिया से है, जहां बुधवार को एसपी पीतांबर सिंह खेरावत ने हंसदिया गांधी चौक पहुंच श्रावणी मेला की तैयारी का जायजा लेते हुए विभिन्न व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ियों रूट लाइन देखते हुए भारी माल वाहक वाहनों को रूट बदलने के निर्देश भी दिए, जिससे कांवड़ियों को सुगमता पूर्वक बाबा वासुकीनाथ पहुंचना संभव हो सके। जगह जगह मार्गदर्शक होल्डिंग पोस्टर लगवाने के निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को भटकने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। NH 114 व 133 के संबंध में निर्देशित किया। स्पष्ट तौर पर जाम की समस्या न बनने पर भी जोर दिया है।
खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक नदी कार्यक्रम के जरिए यूपी की लुप्त हो रही नदियों के पुनर्जीवन जोर दे रहे हैं। सीएम की इस पहल की सराहना करते हुए सभी महत्वाकांक्षी पहल बता रहे हैं। विभिन्न जिलों में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की नदियों के पुनरुद्धार की सकारात्मक खबरें राजधानी पहुंचने लगी हैं। बताते चलें कि सीएम योगी के निर्देशन पर विभिन्न जिलों में डीएम और जनप्रतिनिधियों को नदियों के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी संभालनी है। डीएम सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को नदियों के फिर से जीवंत बनाना है। इससे न सिर्फ मनरेगा मजदूरों बल्कि जन सहभागिता का उपयोग होना चाहिए। इसके तहत जहां विलुप्त हो रही नदियों के साफ सफाई की जा रही है, वहीं बांध और जल प्रवाह बहाली का भी काम किया जा रहा है। सीएम योगी इस योजना के माध्यम से न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर को बचाया जा रहा है, बल्कि किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ दिलाकर धार्मिक पर्यटनों को भी बढ़ावा देना है। बड़ी समस्या है। योजनाएं बड़ी कारगर, उपयोगी, जो जनता को भी राहत देती हैं, आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करती हैं। योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उनका 100% या सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाता। ये उत्तर प्रदेश की विडंबना है। देखिए, हमारे यहाँ पर नदियों को जीवनदायिनी कहा गया है। गंगा को माँ कहते हैं, यमुना को माँ कहते हैं, नर्मदा को माँ कहते हैं। नदी को जो संज्ञा दी गई है वो माँ की दी गई है। तो ये हमारा धर्म कहता है कि हम अपनी की माँ की रक्षा भी करें, उसको सहेज के रखें। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे जीवन का आधार है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें नदियों को जो महत्व दिया गया है वो भगवान के बराबर दिया गया है। खबर बाराबंकी से, जहां मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला थाना अध्यक्ष मुन्नी सिंह और उसकी टीम ने विद्यालय में चौपाल लगाकर छात्राओं को जागरूक बनाया। उन्होंने छात्राओं को साइबर क्राइम, नारी सुरक्षा और आत्मरक्षा के बारे में जानकारी दी। साथ ही डायल 112 और हेल्पलाइन नंबर 1090 व 1006 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। यह जागरूकता अभियान एसपी अर्पित विजय वर्गीय के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। खबर मिर्जापुर से है, जहां राजपुर क्षेत्र के राजगढ़ के शांति निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए। आरोप है कि वे बच्चों को पढ़ाना छोड़कर अन्य बेवजह की गतिविधियों में समय बिता रहे हैं। आरोप है कि विद्यालय की जमीन बताकर वे ग्रामीणों को काम नहीं करने देते थे। स्वयं को प्रबंधक और सभी राजस्व अधिकारी बताकर लोगों को धमकी देते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वे पढ़ाई से अधिक लोगों को तंग करने में व्यस्त रहते हैं। ग्रीन गुरुजी नाम से चर्चित अनिल सिंह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर चंदौली से है, जहां मुगल सराय कोतवाली पुलिस ने दोस्तों के चोर गैंग का खुलासा कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 गैंगों के सदस्य फरार हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने दर्जन भर चोरों की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। गैंग में शामिल चोर अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरियां करते हैं। खास बात यह भी है कि यह गैंग सरकारी दफ्तर व स्कूलों के शाफ्ट टारगेट समझकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों को निशानदेही पर इन्वर्टर, बैटरी, फ्रिज व कूलर आदि करीब 11 लाख रुपए की कीमत का माल बरामद किया है। गैंग पड़ोसी जिलों में वारदात करने भी नहीं हिचकता है। खबर सोनभद्र से है, जहां मेयरपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर 22.5 लाख रुपए कीमत का करीब 92 किलो 460 ग्राम गांजा बरामद किया। तस्कर ने ट्रेलर के बीच बने गुप्त बॉक्स में 4 बोरियों में छुपाकर गांजा रख रखा था, जो चेकिंग के दौरान पुलिस की नजर से आ गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने उड़ीसा ले जाकर यूपी में ले आकर यूपी के कई जिलों में गांजा की सप्लाई करने की बात कबूली। हालांकि गिरफ्तार आरोपी ने तस्करी में स्वयं की बात को लेकर इंकार किया। पुलिस ने बताया कि वह गाड़ी मालिक और उसके साथी फुलेंद्र सिंह पर सारा ठीकरा फोड़ रहा था। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर फरार आरोपी को तलाश शुरू कर दी है।
खबर हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के नंदना ग्राम सभा में पीड़ित शैलेंद्र तिवारी की जमीन दबंग भू माफियाओं बलराम यादव और अलवर यादव के कब्जे में है। कई वर्षों में शैलेंद्र तिवारी जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है। पीड़ित ने अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं और आरोप लगाया है कि एंटी भू माफिया नियम के बावजूद प्रशासन व कानूनी प्रभावी नहीं हो पा रही। मामला गंभीर होता जा रहा है और प्रशासन ने जल्द संज्ञान लेने की भी मांग की जा रही है। सर मेरा समस्या है कि अवैध कब्जा किए हुए हैं लोग, अलवर यादव और बलराम यादव और उनके अन्य भाई। हम काफ़ी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री और डीएम साहब को, जिलाधिकारी को सबके प्रार्थना पत्र दिए सन 2014 से आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खबर आगरा से है, जहां थाना शाहसंद क्षेत्र के जगनेर रोड सब्जी मंडी के पास नगर निगम की कार्रवाई ने बवाल मचा दिया। फूड एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रदीप गौतम अपने साथियों के साथ पॉलिथीन और प्लास्टिक ग्लास की चेकिंग करने पहुंचते हैं। जुर्माने को लेकर हुए विवाद में नगर निगम कर्मचारियों ने 2 दुकानदार भाइयों को लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट हुई। इसके घटना का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद जेसीबी बुलाकर दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगर निगम की इस गुंडई से व्यापारियों में दहशत है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। खबर श्रावस्ती जिले में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। झोलाछाप डॉक्टर खुशबू की लापरवाही ने 8 महीने के गर्भस्थ शिशु की जान ले ली। वहीं महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई। जानकारी के मुताबिक दूबकला गांव थाना क्षेत्र सोनगवा में गर्भवती महिला नीतू पत्नी ननके की पेट दर्द की शिकायत पर इलाज के लिए डॉक्टर खुशबू के पास ले जाया गया। बिना किसी जांच के डॉक्टर ने बच्चा सूखने की बात कही और दोनों की जान के खतरे में बताया। इसके बाद महिलाओं को 5 दिन तक भर्ती रखकर जबरन और अबॉर्शन करा दिया। ये खून जारी रखने पर 3 बार और अबॉर्शन किया गया, जिससे महिला की हालत और बिगड़ गई। आरोप है कि इस पूरे इलाज के दौरान डॉक्टर खुशबू ने मोटी रकम वसूली। जब हालत ज्यादा गंभीर हुई तो डॉक्टर ने बहराइच ले जाने की सलाह देकर हाथ खड़े कर दिए। पीड़िता को भिनगा अस्पताल ले जाया गया, जहां से बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां महिला का इलाज जारी है। मामला मेरे संज्ञान में आज ही आया है और संज्ञान में आते ही मैंने जो नर्सिंग होम के नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर डीके सिंह, उनको भेजा है और 4 बजे तक वो सील करके और पूरी जांच करके मुझे बताएंगे। मामले में कोई अभी तक आपको कोई तहरीर या कुछ दिया है? नहीं, मुझे कोई तहरीर नहीं मिली है। खबर देवरिया से, जहां पूर्व विधायक व राष्ट्र प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने देवरिया जिले और केंद्र सरकार की विकास विफलताओं पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि सरकार विकास के मुद्दे पर पूरी तरह असफल हो चुकी है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और नौकरियों का ठेका आउटसोर्सिंग के जरिए दी जा रही है। श्री सिंह ने जिला अस्पताल के अस्तित्व को समाप्त कर बताया और बस स्टेशन की इमारत के बारे में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की हालत खराब है, जबकि मदिरालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देवरिया में जनप्रतिनिधियों की बैठक में विकास के एजेंडे भी खाली रहते हैं। एक भी फैक्ट्री खुली पिछले कई वर्षों से, बेड नहीं बढ़े, इमरजेंसी बेड उतने ही हैं, डॉक्टर नहीं है, कोई अदर फैकल्टी नहीं है। मरीज आता है, हम खुद जाके कई बार देखे हुआ, हर 4-5 मिनट पेशेंट आते हैं, मोहर मार के गोरखपुर जाओ, मोहर मार के गोरखपुर जाओ, यही लगा रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है। देवरिया तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जैसा लोगों ने बताया, हिंदुस्तान का पहला जिला है जहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं है, ये है डबल इंजन पी गई डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जिले के, मतलब गजब का डबल इंजन है। केंद्रीय विद्यालय के भवन पी गया डबल इंजन,
देवरिया का शुगर मिल पी गया, देवरिया डबल इंजन। कुशीनगर का एयरपोर्ट बंद हो गया, पी गया डबल इंजन। रेलवे का यार्ड वार्ड ओवर ब्रिज अंडरग्राउंड ब्रिज पी गया डबल इंजन। ये डबल इंजन यही सब पी जा रहा है। खबर सहारनपुर में कांवड़ यात्रा 2025 को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस ने अपनी तैयारी तेज कर दी। सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी ने सिविल डिफेंस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में बैठक की। बैठक के नेतृत्व में सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन राजेश कुमार जैन ने किया। एसएसपी ने सिविल डिफेंस के लोगों को कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर सिविल डिफेंस की टीम भी ड्यूटी करेगी ताकि पूरी यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे। पुलिस और सिविल डिफेंस के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी साझा किए गए हैं। को देखते हुए सिविल डिफेंस की जो आज मीटिंग ली गई उसके सभी पदाधिकारीगण आए और भारी संख्या में सभी सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर आए, तो उनको भारी संख्या में आए और इसके निर्देश दिए गए कि सिविल डिफेंस को हम किस तरीके से जो है वो पुलिस के साथ में प्रशासन के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो कांवड़ की ड्यूटी है स्पेशली क्योंकि इनकी भी ड्यूटी लगती है, तो उसमें जो हमारा पुलिस का और प्रशासन का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें बताया गया कि पुलिस कर्मियों के नंबर और जो प्रशासन के जो नंबर हैं, क्योंकि इनकी भी ड्यूटी जिस स्थान पर लगी है वो करस्पॉन्डिंग पुलिस कर्मी और प्रशासन के नंबर मिले, जिससे कि कोऑर्डिनेशन बन सके वहां पर ड्यूटी पॉइंट पे। और जो इनके ग्रुप्स हैं उन पर भी हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको ज्वाइन करने के लिए बताया गया है, जिसमें अब कोई भी समस्या सूचना सुझाव हो सिविल डिफेंस की, उसका त्वरित समाधान जो है वो हमारे लेवल से किया जाए, जिससे कि जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। सिविल डिफेंस निश्चित रूप से एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करती है और जो है ये एक बहुत अच्छी पहल है, तो इसका पूर्णतः जो उपयोग है वो हम लोग कांवड़ में भी करेंगे और इसके बाद में जो भी अच्छे इसमें काम करते हैं सिविल डिफेंस के लोग, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से हौसला अफजाई की जाए। खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ यात्रा 2025 में इस बार श्रद्धालुओं की भक्ति के साथ भावनाओं की गूंज भी सुनाई दे रही। हरिद्वार में केदारनाथ मंदिर की आकृति में बनाई गई एक विशेष कांवड़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई है। यह कांवड़ 2013 की केदारनाथ आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति और श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई है। फूलों, दीपों और तस्वीरों से सजी इस कांवड़ में न सिर्फ आस्था बल्कि त्रासदी की पीड़ा की भी झलक दिख रही है। श्री भक्तों ने बताया कि यह कांवड़ भोलेनाथ के साथ उन हजारों श्रद्धालुओं को समर्पित है जिन्होंने उस आपदा में अपने प्राण गंवाए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देने का संदेश इसमें समाहित है, जिन्होंने आपदा के बाद राहत कार्यों की निगरानी कर लोगों में विश्वास जगाया। यह कांवड़ अब तक एक तीर्थ प्रतीक ही नहीं बल्कि संवेदना, श्रद्धा और नेतृत्व को समर्पित एक जीवंत प्रतीक बन गई है। केदारनाथ में जो हमारे भाई वहां पे जब आपदा आई थी वो बेचारे वहां पे मर गए थे, तो उनकी याद में लेके जा रहे हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी वहां पे गए, उनको वो भी हमें अच्छा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों के बारे में इतना सोचते हैं, तो इसलिए हम इस कांवड़ को लेके जा रहे हैं। ये हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ बाबा मंदिर भी है, और हमारे जब भी हमारे देश में कभी आपदा आई है, कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो मोदी जी वहां जाकर के तपस्या करते हैं और उन्हीं की याद में और उन्हीं के जो मोदी जी करते हैं सब कुछ उनकी, इसमें ही हम जो केदारनाथ बाबा का मंदिर लेके जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां सावन के पहले सोमवार से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में शिव भक्त शामिल हो रहे हैं। इस बीच आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा, ट्रैफिक और जल सुविधाओं की बारीकियों से समीक्षा की। आईजी राजीव स्वरूप ने कहा है कि अब तक 90 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था हर स्तर पर कड़ी है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की हिंसा या अफवाह बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शरारती तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होने के साथ उन्होंने पुलिस कर्मियों की मेहनत की प्रशंसा करते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने और हर भीड़ वाले इलाकों में गश्त फैलाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा बनी हुई है। तैयारियां हमारी पहले से ही हमने इसको प्लान कर रखा है। विगत वर्षों की इस बार जो कांवड़ यात्रियों की जो संख्या है वो काफी बढ़ी हुई है। इस बार एक विशेष रूप से इसमें देखा जा रहा है कि पंचायत
अवधि के दौरान में जलों का उठान नहीं होता था, लेकिन इस बार भी आप देख ही रहे हैं कि इस बार जो है तो पंचक अवधि में भी जलों का उठान हो रहा है, जिससे कि व्यवस्थाएं हम बनाए हुए हैं। हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, खबर सितारगंज से, जहां श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री सनातन धर्म मंदिर में अब साप्ताहिक श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन शुरू हुआ। वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित राम जी महाराज के मुखार विंद से भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया जाएगा। कथा से पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर 160 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा श्री सनातन धर्म मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई व्यास गद्दी पर संपन्न हुई। रास्ते पर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की जय जयकार लगाए और जगह जगह कलश यात्रा का स्वागत किया गया। पंडित राम जी महाराज ने बताया कि कथा के प्रथम दिन शिव महापुराण की महिमा पर प्रकाश डाला गया, जिसमें भगवान शिव की पूजा विधियों और उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया। उन्होंने बताया कि शिव पुराण शैव मत के मूल आधार हैं और शिव को आदि योगी व करुणा के सागर के रूप में दर्शाया गया। श्रावण मास में यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और आस्था से जुड़ने का अवसर बना हुआ है। महीना चल रहा है और भगवान भोले का ये महीना कहा जाता है। चारों भक्त जो है कावड़ लेकर के हरिद्वार से अपने अपने स्थानों पर जाकर के गंगा जल चढ़ा रहे हैं। ऐसे ही इस पावन पवित्र महीने के अवसर पर हिंदू समाज के लोगों ने यहाँ पर जो शिव महापुराण की कथा रखी है, जो आज से प्रारंभ होगी। श्री सनातन धर्म मंदिर के अंदर वृंदावन से आए हुए हमारे परम संत श्री राम जी महाराज के मुखारविंद से ये कथा प्रारंभ होगी और जो 1 सप्ताह तक चलेगी। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ की महिलाओं ने जो है कलश उठाए, 160 कलश जो है महिलाओं ने उठाए हैं यहाँ पर, और काफ़ी अधिक संख्या में जो पूरा वातावरण है वो भोले में हो चुका है। और आज से कथा जो प्रारंभ होगी, हजारों की संख्या में लोग धर्म लाभ उठाएंगे। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी में एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इसके बावजूद नशे के जाल में लगातार फैलने से शासन प्रशासन की चिंता गहराती जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नशा मुक्ति अभियान की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार की सख्ती और लगातार बैठकों का ही परिणाम है कि ड्रग्स नेक्स्ट जैसे बड़े मामलों का खुलासा हो रहा है। प्रशासन अब पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे भी बढ़ रहा है। इस पर संज्ञान, और ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि युवा जो है नशे के आदी ना हो, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी समय समय पर बैठकें भी लेते हैं। अभी जिस प्रकार की 2-3 घटनाएं प्रदेश में घटी हैं और हमने बड़ा नेक्सस एक पकड़ा है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन हो, SIT हो, STF हो, सब लोगों को निर्देशित किया है कि इस प्रकार की चीज़ें प्रदेश में ना हो, और जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, जो इस प्रकार के एलिमेंट्स जो हैं प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए बड़ी कार्यवाही जो है सरकार कर रही है। फिलहाल देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।